नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइंस में कमोडिटी राउंडअप में आज सोना है, जहां पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। आपको याद दिला दें कि कल देर रात यहां पर 2% तक की गिरावट देखने को मिली थी और 98,000 के नीचे अब यहां पर सोना भारतीय बाजारों में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर $3300 पर आउंस तक के लेवल्स भी छूते हुए नजर आए थे। अब यहां से क्या ये खरीदारी के मौके हैं या फिर सोना और नीचे जा सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की। कल की 5% की गिरावट के बाद करीबन 1.5% की बढ़त के साथ फिलहाल कच्चा तेल कर रहा है कारोबार, लेकिन इस हफ्ते में अब तक हमने 11% की गिरावट आते हुए देखी है। करंट लेवल से और वीकेंड में जाने से पहले आपको क्या क्यूज होने चाहिए, इस पर भी होगी बात। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर रुपए की, जहाँ पर भी काफ़ी चॉपिनेस देखने को मिली है। अगर एशियन करेंसीज आज यहाँ पर देखी जाएं तो थोड़ी सी बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं, लेकिन आप कैसे करें कारोबार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने होते हुए देखी, उसके बावजूद सोने में यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली ही है। 1.25% भी नहीं, 0.25% की तेज़ी के साथ यहाँ पर फिलहाल कारोबार होता हुआ इंडियन मार्केट्स के सेंस लेकर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मुनाफा वसूली लगातार बनते हुए देखी है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो गिरावट के साथ ये हफ्ता सोने के लिए बंद होने वाला है। अविनाश जी, पहले तो आपकी सोने के प्राइसेस में अब क्या सेंस है? जिस तरह से एक तरफा या कंसोलिडेशन और लोअर लोज हमने बनते हुए देखे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है सोना? नमस्कार मनीषा जी। सोना मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पोजीशन में है। मुझे लगता है कि 3250 से 3400 का जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो गया है। और इसके अंदर जैसे जैसे ये भाव नीचे आता है, 3300 के आसपास आता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक की बाइंग आ जाती है। और वो सेंट्रल बैंक की बाइंग इज गिविंग अ बिग सपोर्ट टू गोल्ड प्राइस एट दिस मोमेंट। आज इन्वेस्टर की अगर से मैं बात करूंगा तो इन्वेस्टर जैसे ही 3400 के आसपास आता है मुनाफा वसूली करता है, 3300 के आसपास आते ही सेंट्रल बैंक की बाइंग आ जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 3250 से 3400 की रेंज में सोना कंसोलिडेट हो रहा है, एंड दिस इज गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है और चाहे खरीदार यही चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि सोना ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आपको लगता है वो वेट भी यहाँ पर हो रही है कि शायद और नीचे गिरेगा? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग मनीषा जी, कि इन्वेस्टर बहुत ही वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी के ऊपर खेल रहा है, और वो बहुत ही अच्छी बात है। और हिंदुस्तान में अगर से हम बात करें तो जून से अगस्त का महीना जो होता है वो गोल्ड और ज्वेलरी के लिए कंपैरेटिवली स्लो होता है, क्योंकि स्कूल्स खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, तो एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दैट। एग्रीकल्चर के टाइम पे ये मानसून का सीजन होता है, तो सारा फार्मर जो है वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेट करने में लगा हुआ होता है। तो मुझे ये लगता है कि ऑलवेज दिस 2 months आर गुड फॉर people like us who manufacture for the season to come. So हमारे लिए it is a good time to start buying gold and putting our gold into production. अविनाश जी, जहाँ तक खरीदारी की बात है और सोना ऐसे लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है जो कि काफ़ी ऊपर हैं, किस तरह की फिर बाइंग आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जब सोना ऊपर चल रहा था तो लोग खरीद रहे थे, डिजिटल भी खरीद रहे थे। हमने काफ़ी सारी स्टोरीज करी कि कैसे मिलेनियल्स भी खरीद रहे हैं, चाहे वो ऐप्स पे ले रहे हैं या फिर लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सोना कंसोलिडेट बहुत हायर लेवल्स पे हो रहा है, क्या वो एक डेटरेंट है खरीदारों के लिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ मनीषा जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना नीचे आ रहा है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, 3250 की जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज है। जैसे ही 3300 के नीचे आए, इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए, और उसको अपने जो ऊंचे दाम में लिया हुआ है उसको वो हेज, मतलब उसको एवरेज आउट करेगा। सो दैट वे इट इज अ गुड टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इफ द गोल्ड इज बिटवीन ट्रेडिंग बिटवीन 3250 और 3350। ये मुझे लगता है मनीषा जी। अविनाश जी, क्योंकि आप चांदी में भी यहाँ पर डील करते हैं और अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। $37 के हाईज बनाने के बाद 36 के नीचे के कारोबार, भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली है पर लाख के ऊपर के स्तर। यहाँ पे क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर और डिमांड कैसी है? मनीषा जी, चांदी पे मैं बहुत बुलिश हूँ शुरू से, और मैं यही बोलूंगा कि हर डिप के ऊपर इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय।
बिकॉज आज की डेट में जो वर्ल्ड में वॉर का सिचुएशन है उस वजह से चांदी अटकी पड़ी है। अगर जैसे ही ये सारी जगह अगर से सीज फायर हो जाता है तो आज आप ये देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा। जुलाई के एंड में आते आते मुझे ये लगता है कि यूएस विल डू the FTAs or the deals with all the countries one by one। और ये जो टैरिफ का जो चक्कर था वो भी धीरे धीरे फिज आउट हो जाएगा और उसके बाद में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसका पूरा बेनिफिट चांदी को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि चांदी जैसे जैसे नीचे आए $35.5 के आसपास जैसे जैसे चांदी आएगी हमको कंसोलिडेट करना चाहिए। चांदी के अंदर बहुत बड़े राइज की तरफ चांदी बढ़ने वाली है, मुझे ये लगता है। और चांदी में भी ये बात हम लगातार करते रहे हैं कि शायद ज्वेलरी में डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट, बार्स, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स की डिमांड थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। क्या वही ट्रेंड अब भी जारी है? 100% मनीषा जी, गोल्ड की जो प्राइस बढ़ी है उससे जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन इंडिया की है वो चांदी की ज्वेलरी की तरफ थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रहा है। और वो आज जो हमारे पास में जो मिलेनियल्स हैं, जेंजी हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑफिस गोइंग पीपल है, वो लोग डेली ट्रेंड के हिसाब से भी दे वांट टू हैव सिल्वर ज्वेलरी आल्सो। सो इंडिया में सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ रही है। स्टैंड अलोन स्टोर्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी। तो मुझे लगता है कि चांदी की ज्वेलरी की डिमांड इस सीजन में काफी बढ़ के रहेगी। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहाँ तक सोने की बात है, खरीदारी के मौके 3300 के आसपास, यानी कि जैसे अविनाश जी ने कहा 3350 के बीच में ढूंढने चाहिए, लेकिन बुलिशनेस यहाँ पर चांदी पे जारी है। और अविनाश जी वो हमें लगातार कहते भी रहे हैं कि सोने और चांदी के बीच में अगर चूज करना हो तो चांदी यहाँ पर रेजिलियंस दिखाती हुई नजर आई है। डिस्पाइट जियोपॉलिटिक्स हमने यहाँ पर सपोर्ट भी आता हुआ देखा है और गिरावट ऑफकोर्स $1 की यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली ओवरऑल बेस मेटल्स पैक की अगर यहाँ पर बात करें तो कुछ रेजिलियंस यहाँ पर देखने को मिली है। वंदना, पहले बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि कॉपर में हमने सपोर्ट बनता हुआ देखा है, 2 हफ्ते के हाइज पर यहाँ कारोबार है। लेड 3 हफ्ते के का हाइज पर है। एल्यूमिनियम में हमने 3 महीने का हाइज यहाँ पर इस वीक के शुरुआत में आता हुआ देखा है। तो ओवरऑल मेटल्स में एक बढ़त है। चांदी इन सम सेंस वहां पर कुछ रेजिलियंस भी दिखा रही है। आप कैसे देखती हैं यहाँ पर लेवल्स? जी मनीषा, काफी यहाँ पे एलएमई में देखा जाए तो जो स्टॉक पोजीशन है वो डाउन साइड है और चाइना से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है लंदन में। और कॉपर के बारे में हमें पता है कि बड़े स्टीप बैकवर्डेशन में यहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो फिजिकल डिमांड यूएस में काफी ज्यादा है। तो जो हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे, शॉर्ट स्क्वीज और फिजिकल डिमांड डिलीवरी, वो अब हम लोगों ने कॉपर में शिफ्ट होता हुआ देखा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है कॉपर का एक ब्रेकआउट यहाँ पे होने के कगार पे है। और यहाँ पे टेक्निकली 900 से ऊपर मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में कॉपर आता हुआ हम देख सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त बैकवर्डेशन है, इतना स्टीप बैकवर्डेशन हम लोग जनरली देखते नहीं है। रही बात एल्यूमिनियम की, तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस ने क्रूड के साथ साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। अभी भी मुझे 254 255 इंटैक्ट लग रहा है, क्योंकि बॉक्साइट का जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा था। लेकिन एक कंसर्न है, जब पिछली बार यहाँ पे टैरिफ की बात हुई थी तो 18 से 20 के बीच में हम लोगों ने एल्यूमिनियम के डिमांड में कमी आता हुआ देखा था, जब चाइना पे इन्होंने टैरिफ लगाया था। तो मेरे ख्याल से वो चीज अगर रिपीट होती है तो एल्यूमिनियम का अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे केप्ड हो सकता है। लेकिन जिंक और कॉपर मुझे लग रहा है कि मनीषा बहुत अच्छी कमोडिटी यहाँ पे साबित हो सकती है। और जिंक में मुझे लग रहा है कि 258 से 260 हम नियर टर्म में आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में बन सकती है, कॉपर एंड जिंक यहाँ पर वंदना के रडार पर। वंदना, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगी आप? जिस तरह की 5 से 7% की मूवमेंट हर दिन हमने पिछले 7-8 सेशंस में आते हुए देखी है, आज के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि अब फोकस यहाँ पे कल तो बिल्कुल ही मतलब सीज फायर पे था और $80 से हम लोगों ने $64 तक आता हुआ देखा है। इतने स्टीप फॉल के बाद एक बाउंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है और ये एक्सपेक्टेड भी था कि एक बाउंस आएगा। और ऐसे समय में यहाँ पे इन्वेंट्री का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम होना एक टाइमली सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है क्रूड में। और क्रूड में मुझे लग रहा है कि फिलहाल इतना ज्यादा भी यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिलेगा कि हम यहाँ पे $55 की बात करने लगे, वो एक्सट्रीम साइड हो जाएगा। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं इस कमोडिटी में। तो 5630 के करीब ट्रेडिंग हो रहा है। इवनिंग में मुझे लग रहा है कि एपीआई ने जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्वेंट्री कम होने की बात करी है, तो 5750 तक का एक बाउंस मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि आना चाहिए। और नीचे का सपोर्ट जो है वो करीब करीब 5550 है। तो मुझे लग रहा है कि आज एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे लौट सकती है। और ट्रंप ने इनफैक्ट यहाँ ये भी कहा कि वो अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व से यहाँ पे क्रूड रिलीज करेंगे। ये बता रहा है कि फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम भी है अभी भी, और
सप्लाई टाइटनेस है। और साथ में मतलब हम लोगों ने देखा है कि इधर फिजिकल डिमांड में बढ़त भी देखने को मिली है, चाहे वो कूलिंग डिमांड हो या अदर रीजन से। तो मेरे ख्याल से 57-50 एक बार क्रूड ऑयल को फिर से देखना चाहिए। वंदना, एक ब्रेक लें उससे पहले एक नेचुरल गैस पे भी सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर कल देखने को मिला था, लेकिन यूएस गैस प्राइसेस में स्टेबिलिटी थी, यूरोपियन यूनियन लंदन गैस प्राइसेस में बहुत बढ़त थी। जी मनीषा, वहां पे बहुत ज्यादा बढ़त थी, लेकिन कल के दिन में हम लोगों ने टीटीएफ में गिरावट आता हुआ देखा, उसका एक इम्पैक्ट भी था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि नेशनल गैस संभलता हुआ नजर आ रहा। दो तीन कारण थे यहाँ पे। दो फैसिलिटीज पे ईरान में हमला हुआ, फिर हम लोगों ने देखा कि जो डिमांड था वो मॉडरेट से थोड़ा सा हायर साइड आया था, कूलिंग डिमांड बढ़ी थी। और वही फैक्टर, एक फैक्टर तो अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है कि कूलिंग डिमांड अभी भी यहाँ पे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस को सपोर्ट लेना चाहिए। 300 मुझे लग रहा है कि ब्रीच नहीं करना चाहिए फिलहाल नेशनल गैस में। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 320 का लेवल्स आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रैटेजी क्रूड ऑयल में है वही एप्लीकेबल होती है नेशनल गैस में भी। जो भी डिप आया है उस पर यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन मॉडरेट बाइंग ही रहेगी, बहुत ज्यादा बाइंग यहाँ पे नहीं है। तो 320 मुझे लग रहा है कि हायर साइड जाना चाहिए, और जो बेस है वो अभी भी 300 के करीब का बना हुआ है। तो खरीदारी डिप्स पे की जा सकती है। जहां तक नेचुरल गैस की बात है, कच्चे तेल में कुछ सपोर्ट है और डेफिनेट बाय यहां पर बेस मेटल्स पे निकलता हुआ नजर आया है, जहां पर कॉपर और जिंक वंदना के रडार पर। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे खाने के तेलों की, और हमारे साथ एससीए के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता जुड़ेंगे। तो स्वागत है आपका। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खाने के तेल को लेकर एक बड़ा बयान कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को असलियत में खाने के तेल का इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, इससे किसानों को नुकसान होता है। लेकिन जो देश अपनी कुल ज़रूरत का करीब 60% खाने का तेल इंपोर्ट करता हो, वो कैसे काम करेगा? क्या हम खाने के तेल में आत्मनिर्भरता की तरफ एटलीस्ट थोड़ा भी बढ़ रहे हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एससीए के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता जुड़े हैं। डॉक्टर मेहता, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पर बाज़ार में हैं। जिस तरह से शिवराज जी ने बयान दिया वो एक चीज़ है, आपने भी खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर परेशानी की वजह से एक चिट्ठी लिखी है सरकार को। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर आज बात करने के लिए। हम शुरुआत ऑफ कोर्स पहले आत्मनिर्भरता और खाने के तेल कम करने से करेंगे। एससीए एज अ व्यू इसको कैसे देखती है? देखिए, आज का जो स्टेटमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का है, वी आर 100% एग्री विद हिम। क्या इंडिया इतने बड़े कंट्री है, हमारा उत्पादकता और उत्पादन बढ़ना चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो। आज 60% डिपेंडेंस है, डेफिनेट और अलार्मिंग है। पर व्हाट इज द वे आउट? हर साल आपका पॉपुलेशन अबाउट 15 मिलियन बढ़ रहा है, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है 3 to 4%। ओवरऑल 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा आपको जरूरत है। आप अब देखें तो कैसे करें। आज हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी 17.5 kg है। पाकिस्तान हमारा जो नेबर वो 20 kg है, और वर्ल्ड की एवरेज, जो एवरेज हम टॉकिंग, वो 25 kg है। तो एक और एडिबल ऑयल एक एसेंशियल है आपके फूड के लिए, एनर्जी के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप एडिबल ऑयल का खाना बंद कर दिए तो कंजम्पशन कम कर दे। जरूरत है कैसे हमारी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाए ताकि हमारी डिपेंडेंस रिड्यूस हो। और जहां तक का इमीडिएटली ये साल का सवाल है, पहले 7 महीने में हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, 9% कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो बढ़ा नहीं है। जो स्टेटमेंट में जो हेडिंग दिया है थोड़ा मिसलीडिंग है। सर्च नहीं हुआ है, इट्स गॉन डाउन बाय 9% इन द फर्स्ट 7 months। या हाँ जी मैडम। तो डॉक्टर मेहता, ये बात हम लगातार करते रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से करते रहे हैं। आप ही लगातार इसको चैंपियन भी करते रहे हैं कि हमें ईल्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। हम कैसे इसकी तरफ काम करें। काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस, पेपर्स सरकार को दिए भी गए हैं, उसके बावजूद भी ऑन ग्राउंड कुछ बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आया। नहीं, सही बात है आपकी। देखिए, आप हमारी जो डिमांड जैसे बढ़ रही है, प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा है। फिर भी एटलीस्ट मैं बताऊं, लास्ट 2 साल में इंपोर्ट चेकमेट हुआ है। पहले 16 मिलियन से लास्ट ईयर 15.5 मिलियन का इंपोर्ट हुआ है, आफ्टर मीटिंग 1 मिलियन एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो एक वो भी एक अच्छी निशानी है कि आपने 1 मिलियन की रिक्वायरमेंट करके खत्म करके बाद में भी आधा मिलियन कम किया है। पर अपने जो स्लो प्रोग्रेस है, आज हम चाहते हैं कि हमारी ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो काफी चेंजेस लाना पड़ेगा। पॉलिसी में भी चेंज लाना पड़ेगा, किसान को भी सही दाम में वो भी देखना पड़ेगा, नई वैरायटी लानी पड़ेगी। और जो एक बड़ा लास्ट लास्ट 5-10 साल से हम जो जीएम की वैरायटी, जरूरत है तो जीएम आप अलाउ कीजिए। आपको 15-20%
प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। आप कॉटन सीड में ऑलरेडी जीएम है, तो ऐसा नहीं कि समथिंग न्यू है हमारे लिए। अगर सोयाबीन रेपसीड में अगर जीएम वेराइटी लाए तो जरूर उसकी उत्पादन बढ़ता है। दिस इज वन वे, आई एम नॉट सेइंग इट्स द ओनली वे, पर काफी ऐसी जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में बदलाव लाना पड़ेगा। और आप देखिए किसान में क्या हुआ, सोयाबीन में पूरे साल में बिलो एमएसपी भाव मिले, तो जरूरत था कि उनको एमएसपी के तक भाव मिले, भावांतर स्कीम कुछ करके उनको डिफरेंस दिया जाता था, तो उसका टेम्पो चलता रहता था। अभी क्या होगा ये साल, मेरे को जो डर लग रहा है कि अगर किसान को उसके पास ऑल्टरनेट है तो शायद हो सकता है सोयाबीन से दूसरे दूसरे क्रॉप में भी चला जा सकता है। दैट्स इट, क्योंकि किसान को सोयाबीन को भाव नहीं मिला है। तो जब भी आप एमएसपी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, मेक श्योर द एमएसपी इज प्रॉपर्ली डिफाइंड बाय द पॉलिसी मेजर और अदरवाइज। हाँ जी मैडम। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जीएम का मुद्दा ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंशियस रहा है, लेकिन उसकी बात लगातार यहाँ पर इंडस्ट्री ने की ज़रूर है। एक और मुद्दा और वो जो पैकेजिंग को लेकर है, और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आपने फिर से यहाँ पर मिनिस्ट्री को चिट्ठी भी लिखी है। कितना बड़ा मुद्दा अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या कंसर्न्स हैं और इसका रेजोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा अभी तक? नहीं, 15 मई को मीटिंग हुई थी, उसके बाद में गवर्नमेंट के जो थे डिपार्टमेंट उससे बताया कि आप इंडस्ट्री वाले साथ में बैठ के आप बताइए क्या करना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है, आज मैं 1 लीटर लेता हूँ, 1 लीटर, कोई 1 लीटर में या तो 1 किलो माल है, कोई 900 ग्राम भरते हैं, कोई 800 ग्राम भरते हैं, और पैकिंग सेम रखते हैं। तो कंज्यूमर गेट्स टोटली मिसगाइडेड। वो तो सोचता है कि मेरे को 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, पर उसको वो रियलाइज नहीं हो रहा है कि एक किलो की जगह उसको 900 ग्राम मिल रहा है, या तो 850 ग्राम मिल रहा है। और काफी उसमें कंज्यूमर में, और अपने कंज्यूमर इतने पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं देखते हैं, वो तो पैकिंग देखते हैं, माल उठाते हैं, वो देखते हैं 10 रुपये सस्ता मिला उठा लो। तो वो एक काफी तकलीफ हो रही थी। तो हमने सारे एसोसिएशन भी मिलकर बात की थी कि भाई जो शेड्यूल 2 जो 2022 में हटा दी, उसमें से खाली एडिबल ऑयल का वो आप उसमें वापस रखिए, ताकि कंज्यूमर को भी फायदा मिले। और दूसरा एक बड़ा जो उसके ऊपर हो रहा था, इंटरनल कंपटीशन। आज मैं 900 ग्राम दे रहा हूँ, कोई 850 दे रहा है, कोई 800 दे रहा है, सेम पैकिंग में, तो मैं कैसे कॉम्पीट करूँ? वो भी इंडस्ट्री के लिए भी तकलीफ थी। या तो मैं 850 में चला जाऊं सबके, या तो मैं अपना स्टैंडर्ड रख के चलूं, देन आई एम लूजिंग माई मार्केट। ये बड़ी ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो सारे एसोसिएशन साथ में बैठ के सब एग्री है कि शेड्यूल 2 में जो एडिबल ऑयल का पोर्शन है वो फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और वो लाइन पे हमने लिखा है, दूसरे एसोसिएशन में लिखा है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने भी लिखा है, मोपा ने भी वही लाइन पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट को कि भाई शेड्यूल 2 में एडिबल ऑयल का जो पोर्शन फिर से आप रीइंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाए। वेल एब्सोल्युटली, आशा है कि वो काम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिहाज से, कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से और कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्राइसेस को लेकर है, और जैसे आपने कहा ज़्यादातर प्राइसेस यहाँ पर बिलो एमएसपी रहे हैं, सस्ता इंपोर्ट भी आता हुआ नजर आया है। 7 महीने में बहुत इंपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब तो हम डिमांड सीजन की तरफ जा रहे हैं, अब शायद इंपोर्ट के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे भी। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल प्राइसिंग, और यहाँ से क्या ट्रेंड्स हैं? नॉर्मली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर मार्च जब भी अपना क्रसिंग ज्यादा होता है तो इंपोर्ट कम होता है। एंड जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अपने लिए ऑफ सीजन है, उसमें इंपोर्ट बढ़ता है। पर ओवरऑल इंपोर्ट मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर 15.5 मिलियन इंपोर्ट किया था, उससे भी आप मिलियन कम हो, मतलब 15 मिलियन, 150 लाख के करीबी हो, ऐसा अभी दिख रहा है। क्योंकि 9% ऑलरेडी वी आर माइनस, वो भी कवर अप होगा, फिर भी इंपोर्ट विल बी लेसर देन लास्ट ईयर। 150 पावर के करीबी होगा, 155 तक भी नहीं पहुंचे, ऐसा दिख रहा है मेरा। और हाई प्राइस जो हुई थी बीच में, उसके वजह से भी थोड़ा कंजम्पशन में रिस्ट्रिक्शन आया है। फेयर पॉइंट दैट। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वो एक सेंस यहाँ पर खाने के तेलों में बनती हुई नजर आ रही है कि जहाँ तक पर कैपिटा कंजम्पशन की बात है वो एवरेज से यहाँ पर कम है। साथ ही साथ जीएम यहाँ पर अलाउ किया जाना चाहिए, 15-20% प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ सकती है। ये ऑफकोर्स एक मौका है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, लेकिन जैसे उन्होंने कहा एक बड़ी चीज़ जो कंज्यूमर्स को लेकर है वो यहाँ पर है पैकेजिंग को लेकर, और इसकी बात पिछले 3-4 महीने से लगातार हो भी रही है। अगर वो हो जाता है तो पॉजिटिव है। और जो सबसे बड़ी फाइनल बात उन्होंने कही वो ये कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल खाने का तेल कम इंपोर्ट होने वाला है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।